हेलो वेलकम बैक टू चैतन्याज एजुकेशन। मैं हूं मंत्र श्रीवास्तव और आप लोग देख रहे हैं द कंप्लीट सीएचएन साइबर सिक्योरिटी कोर्स। ये हमारे द कंप्लीट सीएचएन साइबर सिक्योरिटी कोर्स का 19th मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्रिप्टोग्राफी है क्या, लेकिन उससे पहले समझते हैं एनक्रिप्शन क्या है। देखिए भाई, जब भी आप किसी भी नॉर्मली कोई भी प्लेन टेक्स्ट में है, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज मंत्र एंड माई पासवर्ड इज 1234, अगर मैं ऐसे किसी को भेज दूंगा, जैसे मुझे किसी अपने एक फ्रेंड को भेजना है कि भाई उसे कुछ मेरी आईडी की ज़रूरत है, वो लॉगिन करना चाहता है, तो भाई मैं ऐसे भेजूंगा तो बीच में से कहीं से भी डेटा जाके कोई और भी लॉगिन कर सकता है। तो भाई इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन भाई कि हम किसी एल्गोरिथम का यूज़ करके उसको एनकोड कर दें या इनको एनक्रिप्ट कर दें, तो भाई कोई और उसको नहीं पढ़ सकता है। एंड मैं जिस एल्गोरिथम का यूज़ कर रहा हूँ या जिस तरह से उसको एनकोड कर रहा हूँ, वो एनकोडिंग का वे मैं अपने फ्रेंड को बता दूँ, एंड फिर उसके बाद जब उसके पास वो डेटा पहुँचे तब वो उसको वापस डिकोड कर ले उसी एल्गोरिथम का यूज़ करके। इससे क्या होगा, हम लोगों के बीच डेटा ट्रांसफ़र भी हो गया। लेकिन अगर यहाँ से बीच में डेटा कोई चुरा भी लेता है तो भी उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला कि भाई ये क्या है। तो इसी को कहते हैं भाई क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है भाई, जो नॉर्मल डेटा है या जो प्लेन टेक्स्ट है उसको स्क्रैम्बल कर देना, उसको एक अलग से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना जिसको नॉर्मली पढ़ा ना जा सके। क्रिप्टोग्राफी का यूज़ क्यों किया जाता है? क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया जाता है भाई, वही फिर से आ जाता है भाई कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। लेकिन CIA ट्रायड बताए थे, यहाँ पर जो CIA ट्रायड का जो फर्स्ट पार्ट है यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसका यूज़ किया जाता है। एंड एक और होता है जिसको बोलते हैं भाई ऑथेंटिसिटी या ऑथेंटिकेशन, उसका और यहाँ पर यूज़ होता है भाई। कॉन्फिडेंशियलिटी भी है भाई और ऑथेंटिसिटी भी है कि सही बंदे तक पहुँचा है और सही डेटा पहुँचा है, प्लस डेटा में कोई चेंजेस भी नहीं होने चाहिए भाई, इसलिए वहाँ इस पर यूज़ किया जाता है। यहाँ के ऑब्जेक्टिव्स भी दे रखे हैं भाई, कॉन्फिडेंशियलिटी हो, इंटीग्रिटी हो। इंटीग्रिटी का मतलब क्या भाई, डेटा चेंज वगैरह ना हो कोई भी। एंड ऑथेंटिकेशन के भाई सही बंदे तक जाए, करेक्ट डेटा जाए और उस डेटा को कोई कॉपी ना करे, उसका कोई उसकी कॉपी ना बन जाए, उसका रिप्रोडक्शन ना हो जाए उसका, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसी एल्गोरिथम का यूज़ करके ऐसे टेक्स्ट में या साइफर टेक्स्ट में जिसको कोई और नहीं पढ़ सकता है। साइफर टेक्स्ट का मतलब है जो टेक्स्ट एनक्रिप्शन के बाद निकल के रिजल्ट के तौर पर आता है या आउटपुट जो आता है उसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट, या एनक्रिप्टेड टेक्स्ट को ही साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। पर वही क्रिप्टोग्राफी दो तरह की होती है, एक सिमेट्रिक, एक असिमेट्रिक, या फिर कह लीजिए एक होती है वन वे क्रिप्टोग्राफी या वन वे एनक्रिप्शन, एंड सेकंड होती है टू वे एनक्रिप्शन। वन वे एनक्रिप्शन में क्या होता है, एक ही एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है दोनों तरफ का वर्क करने के लिए, यानी कि सेम एल्गोरिथम से उस जो भी नॉर्मल डेटा था उसको एनक्रिप्ट भी किया जाएगा एंड उसी सेम एल्गोरिथम से उसको डिक्रिप्ट भी किया जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, जब दोनों में सेम एल्गोरिथम का यूज़ हो रहा है तो एल्गोरिथम को क्रैक करना आसान होता है। फिर आता है एसिमेट्रिक या फिर कह लीजिए टू वे एनक्रिप्शन। यहाँ पर क्या होता है कि जो एक एनक्रिप्शन या एक एल्गोरिथम है उससे सिर्फ उसको एनकोड किया जाएगा, एनक्रिप्ट किया जाएगा, एंड दूसरी एल्गोरिथम का यूज़ करके उसको नॉर्मल कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं भाई, पहले में क्या है भाई, दोनों में ब्राउन की का यूज़ किया जा रहा है, मतलब वो सेम एल्गोरिथम है। लेकिन नीचे जो एसिमेट्रिक में एग्जांपल दे रखा है वहाँ पे पहले में तो ब्राउन की यानी कि भाई फर्स्ट की या कह लीजिए प्राइवेट की का यूज़ किया जा रहा है, एंड सेकंड में यूज़ किया जा रहा है पब्लिक की का। पब्लिक की प्राइवेट की इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो ये पब्लिक की प्राइवेट की इतना है भाई, इसीलिए मैं ये कोर्स आपके लिए बेटर, क्योंकि भाई CH का जो बाकी कोर्सेज आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे मिलते हैं, वहाँ पर क्या होता है वो जो सिर्फ CH की स्लाइड्स है उनके अकॉर्डिंग बता देते हैं, आपको इंडस्ट्री लेवल पर कोई यूज़ नहीं बताते हैं। इसलिए ये कोर्स मैंने आपके लिए स्पेशली तैयार किया है। अब यहाँ पर देखिए कहीं भी आपको पब्लिक की के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब हम आपको बताते हैं भाई पब्लिक की और प्राइवेट की क्या होता है। देखिए प्राइवेट की होती है भाई कि पब्लिक की ऑलरेडी जिसको भी आपको सेंड करना है उसको सेंड कर रखी है आपने, अब प्राइवेट की आपके पास रहेगी, सिर्फ प्राइवेट की सिर्फ आपके पास रहेगी। पब्लिक में आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, नाम है उसका पब्लिक एंड प्राइवेट। प्राइवेट की से सिर्फ आप उसको एनकोड करेंगे, लेकिन उसको डिक्रिप्ट तभी हो सकता है जब सेम मैचिंग पब्लिक की से ही उसको एनकोड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो मेरी प्राइवेट की है वो भेज दी मैंने आपको, या फिर मैंने अपनी पब्लिक की आपको भेज दी। अब आप उसको, जब मैं अपना प्राइवेट की से उसको एनकोड करूंगा या एनक्रिप्ट करूंगा तब उसको सिर्फ आप ही डिक्रिप्ट कर सकते हैं, कोई और डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। अगर मैं खुद चाहता हूँ तो मैं भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने की ऑलरेडी आपके पास भेज दी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। फिर आता भाई GAK यानी कि गवर्नमेंट एक्सेस टू कीज। देखिए गवर्नमेंट वैसे हर जगह पे एक्सेस नहीं कर सकती, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है। कई बार क्या होता है कि जो VoIP कॉल्स वगैरह होती हैं वो काफ़ी हद तक सिक्योर रहती हैं। आपने सुना होगा कि वायर टैपिंग का मतलब जो कॉल टैपिंग होती है वो तो आसानी से हो जाती है,
लेकिन जो इंटरनेट कॉल है उसको आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता, उसके लिए स्पेशल अथॉरिटीज़, हाई कोर्ट्स वगैरह की परमिशन चाहिए होती है, तब जाके होता है। वहाँ पर क्या होता है भाई, जो अथॉरिटीज़ हैं, लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी, उनके पास भी वो वे होता है कि वो उन कीज़ का यूज़ करके वीओआईपी कॉल को भी ट्रैक कर सकें, लेकिन वो ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक उनके पास कोर्ट की परमिशन ना हो। लेकिन इसका मतलब भाई की उनके पास है, लेकिन वो नॉर्मली उसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बिना कीज़ के आप परमिशन के अगर उसका यूज़ कर लेंगे तो भाई आपकी जो कीज़ है वो कंपनी चेंज कर देगी, फिर जो भी कंपनी उसका वर्क कर रही है, वीओआईपी कॉल्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है। इसलिए भाई हर जगह जहाँ पे बिल्कुल, इसलिए वायर टैपिंग या कॉल टैपिंग वगैरह हाईली इलीगल है, क्योंकि जब भाई लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज तक को उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, तो भाई आप किसी और की वायर टैपिंग या कॉल टैपिंग कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर यही होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी सिक्योर वे में, या आपके फॉर एग्जांपल चाइना को एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि भाई ज़्यादातर कंपनीज वहीं पे हैं, तो चाइना को एग्जांपल लेके भाई जैसे पबजी का था, पबजी का या किसी और गेम का, वहाँ पे उन्हें अगर किसी का डेटा चाहिए तो वही उस पर फोर्स डालेंगे। अगर वो फोर्स नहीं डालेंगे, जैसे कंपनी नहीं खुद नहीं देना डेटा चाहती है, तो भाई उनके पास ऑलरेडी उनके पासवर्ड्स वगैरह हैं, उनकी कीज़ हैं, तो वो आसानी से उस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या है भाई, गवर्नमेंट के या फिर जो एजेंसीज उनके पास ऑलरेडी कीज़ हैं, तो वो परमिशन के साथ या बिना परमिशन के उस डेटा को एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई उनके पास ऑलरेडी कीज़ हैं। तो या तो जैसे इंडिया में है भाई, इंडिया में आपको परमिशन चाहिए होगी, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ डिक्टेटरशिप चलती है, वहाँ पे भाई अपनी मर्जी के मालिक हैं वो, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एंड बाकी थ्योरी आपको पढ़नी है तो थ्योरी आप पढ़ सकते हैं भाई, लेकिन इस जो ये स्पेशल क्रिप्टोग्राफी वाला फेज़ है या क्रिप्टोग्राफी वाला मॉड्यूल है, इसमें थ्योरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके लिखी गई है, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझें, क्योंकि अगर आप उसके वर्ड बाई वर्ड पे, ट्रांसलेशन पे या फिर उसके इंग्लिश समझने पे चलेगा तो आप कंफ्यूज और हो जाएंगे। फिर आता भाई साइफर। साइफर का क्या मतलब है? साइफर का मतलब है वो एल्गोरिदम या जो एल्गोरिदम एनक्रिप्ट एंड डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़ की जा रही है। साइफर मेनली 3 तरह से है, एक मॉडर्न साइफर, एक क्लासिकल साइफर। पहले समझते हैं क्लासिकल साइफर को। क्लासिकल साइफर क्या है भाई? नॉर्मली आपके इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उन 26 अल्फ़ाबेट को अगर हम 1 बाई रैंक लगा दें एंड उसमें कुछ भी चेंजेस कर दें, फॉर एग्जांपल 1 पे ए था, अगर हम 1 पे ए की जगह कुछ और रख देते हैं एंड उसको सब्सिट्यूट करते रहते हैं एक दूसरे से, फॉर एग्जांपल हमने 1 पे ए की जगह बी रख दिया, बी की जगह कुछ और रख दिया, अलग अलग जगह से हम लोग इसको सब्सिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, उसको एनक्रिप्ट करने में हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके पास वो चार्ट है कि भाई किस तरह से एनक्रिप्ट किया गया है वो तो आसानी से डिक्रिप्ट कर लेगा, लेकिन जिसके पास नहीं है वो उसको समझ नहीं पाएगा। क्या था अभी ट्रांसपोजिशनल, ये भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही, बट इसमें क्या है भाई, लेटर्स की जो पोजीशंस वगैरह हैं उनको चेंज किया जाता है, इधर से उधर शिफ्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल वर्ड्स में क्या है भाई, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हैकर, या फिर कह लीजिए हाँ हैकर ले लेते हैं भाई, हैकर में 6 वर्ड्स हैं, हम सब वर्ड्स को इधर से उधर कर दें तो भाई एक जम्बल्ड वर्ड बन जाएगा, लेकिन इसको आसानी से डिकोड किया जा सकता है। फिर भाई दूसरे मॉडर्न साइफर में आते हैं 2 तरह के, एक होता है भाई की बेस्ड या टाइप ऑफ की बेस्ड, एक होता है इनपुट डेटा के बेस्ड में। तो भाई प्राइवेट की और पब्लिक की के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, आप समझते हैं ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर को। देखिए ब्लॉक साइफर में क्या है, जो एक सेट डेटा या फिक्स साइज का जो ब्लॉक है उसको एनक्रिप्ट किया जाता है, एंड स्ट्रीम में क्या है भाई, जो पूरी डेटा की स्ट्रीम है या पूरे डेटा को ही कंटिन्यू स्ट्रीम, उस पूरी स्ट्रीम को ही एनक्रिप्ट किया जाता है। इसको हम लोग आगे ध्यान से समझेंगे। फिर आता है भाई DES। DES का मतलब है डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये एक 64 बिट की एल्गोरिदम है जिसका यूज़ किया जाता है डेटा को डिकोड एंड एनकोड करने के लिए। इसको नॉर्मली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता कि भाई, क्योंकि नॉर्मली जो हम लोग वर्ड्स पढ़ते हैं वो सब प्लेन टेक्स्ट में होता है, एंड ये 56 बिट की का यूज़ करती है, यानी कि 56 बिट की का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर 56 कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है सेम में। इसको हम लोग आगे इन सब जितने भी आपको यहाँ पर मिल रही हैं एल्गोरिदम्स, इनका प्रैक्टिकल जब मिलेगा तब आपके समझ में आएगा। अभी तो यहाँ फिर सिर्फ थ्योरी है, तो थ्योरी में आपको क्या समझ में आएगा। फिर भी अगर आप जैसे अपने पर्सनल नोट्स बनाना चाहते हैं हमारे नोट्स के अलावा, तो आप इन थ्योरीज को लिख सकते हैं। फिर आता भाई एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड यानी AES। ये एसिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक स्टैंडर्ड, यानी कि भाई सेम की से या कह लीजिए सेम एल्गोरिदम से दोनों तरफ से, यानी एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों सेम एल्गोरिदम से हो रही है। इसका यूज़ किया जाता है भाई यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज से, वो जो भी अपना सेंसिटिव डिटेल्स वगैरह हैं वो उस एल्गोरिदम में एनक्रिप्ट करके बेचती हैं भाई। एंड इसको कई बार एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा तो फिर तो वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आ सकता है अभी। और यहाँ पर जो आप वर्ड लिख रहे हैं ये भी कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है एक्चुअल में। फिर भाई इसके अलग अलग टाइप्स भी हैं भाई, वो डिपेंड करता है उनका बिट साइज़ क्या है, उनका ब्लॉक साइज़ क्या है। फॉर एग्जांपल आपका AES 128 यानी जो बताता है कि भाई ये 128 ब्लॉक साइज़ का है। फिर आता है AES 192 जो कि 192 बिट साइज़ का है। फिर आता है AES 256 जो कि 256 बिट साइज़ का है।
फिर आता है भाई DSA यानी डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर इतना समझ लीजिए, किसी भी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरा एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है या गवर्नमेंट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोर्ट्स के जो भी ऑर्डर्स वगैरह हैं, अगर वो कोई डिजिटल प्रिंट वगैरह या डिजिटल ऑर्डर्स हैं, कुछ ऐसे डिजिटल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है उससे। फॉर एग्जांपल मेरा एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है, मुझे चैतन्याज एजुकेशन के CEO को भेजना है, तो भाई वो सिर्फ मेरे और उनके बीच में रहे और ये मैंने ही पहुँचाया। इसमें मैं अपने एक डिजिटल सिग्नेचर या एक ऐसी एल्गोरिथम का यूज़ करूँगा जिसको सिर्फ वही डिकोड कर सकते हैं, एंड वो उससे पता लगा सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट आया ये मैंने भेजा या किसी और ने मेरे नाम पे डॉक्यूमेंट भेज दिया उन्हें। आगे हम लोग डिजिटल सिग्नेचर के कॉन्सेप्ट को आगे ध्यान से समझेंगे। नीचे के जो टेक्स्ट वगैरह दिए हैं या नीचे की जो थ्योरम्स वगैरह हैं एन्क्रिप्शन की, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इनको मत पढ़िए। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं भाई, क्योंकि इसको हम लोग प्रैक्टिकल में समझेंगे। फिर आता है भाई RSA का मतलब क्या है भाई? RSA का मतलब है राइवेस्ट शामेर एंडलमैन। RSA एक एल्गोरिदम है जो कि एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाता है, मल्टी एनक्रिप्शन के लिए, क्योंकि इसको क्रैक किया जा सकता है। फिर आता है भाई इसका यूज़ क्यों किया जाता है भाई? ऑथेंटिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, प्लस डेटा को कॉन्फिडेंशियल बनाने के लिए। लेकिन इसका नाम RSA क्यों पड़ा? क्योंकि भाई ये जो इसके डेवलपर्स हैं या जिन्होंने इसका डेवलप किया है, वो 3 लोगों ने इसको डेवलप किया है, रॉन राइवेस्ट, आदि शामिर एंड लियोनार्ड एंडलमैन, इसलिए इसका नाम तीनों के सरनेम पर पड़ा है, राइवेस्ट, शामिर, एंडलमैन। ये भाई काफ़ी यूज़ की जाती है भाई डी फैक्टो एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड में, क्योंकि भाई इसको सिर्फ सिंगल साइड नहीं है, ये सिंगल साइड है, बट इसको क्रैक करना इतना आसान नहीं है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है भाई मैसेज डाइजेस्ट या MD। ये भाई एक हैश वैल्यू है, यानी कि भाई हैश क्या होता है भाई? हैश फंक्शन एक स्पेशल बिट को साइज के कैलकुलेट करके उसका स्ट्रिंग वगैरह निकाली जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कोड लिखा नूब, NOOB। अब ये अलग अलग कैरेक्टर्स के हिसाब से एक एल्गोरिदम पहले से ही बनी रखी है भाई, उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग इसको एनक्रिप्ट कर देगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट था ABCDEFGHIJNOP तक, अब उसको इसने एनकोड कर दिया। एनकोड करने के बाद आप उसको पढ़ नहीं सकते भाई ये क्या लिखा हुआ है। नॉर्मली आप ये तो पढ़ सकते हैं भाई लिखा है AL40, लेकिन इससे कोई मीन नहीं बन रहा है। अब आता भाई MD फंक्शन, यानी कि मैसेज डाइजेस्ट फंक्शन या MD5। इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है, इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट के चेकसम्स क्या होता है भाई? एक डॉक्यूमेंट के कोई भी चेंजेस वगैरह होते हैं तो ये चेकसम्स में भी चेंजेस आ जाते हैं। जब भी हम डॉक्यूमेंट को दोबारा से रीड या राइट करते हैं तो वहाँ पे चेकसम्स में चेंज आता है, एंड चेकसम्स में कोई इनवैलिड चेंज होता है तो हमारे वायरस वगैरह या जो भी अलर्ट सिस्टम हम लोगों ने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है वो हमें अलर्ट कर देता है कि ये वायरस हार्मफुल है। एंड बाकी की थ्योरी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं भाई, थ्योरी ज़रूर पढ़िएगा, काम आती है बहुत, क्योंकि एग्ज़ाम में ये जो कोर्स है ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो है ही, बट प्लस प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी है। लेकिन हमारा मेन टारगेट है CH एग्ज़ाम को एक बार में क्लियर करना, तो इसकी थ्योरी पे भी ध्यान दीजिए। मैं थ्योरी इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि भाई अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर वो वापस बाकी जैसी बाकी कंपनीज कोर्सेज बना रही हैं वैसे ही हो जाएगा कि भाई थ्योरी लिखी हुई है उसको हम लोग डायरेक्ट रीड करते गए इंग्लिश में, फिर मतलब क्या हुआ भाई आपको समझाने का। फिर आता भाई SHA का मतलब है सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम। ये भी भाई एक हैशिंग एल्गोरिदम है, इसका भी यूज़ किया जाता है। ये भी एक 1 वे हैश है, इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है भाई NIST एंड जो US के फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके थ्रू। इसके 3 फॉर्म है भाई, SHA-1, SHA-2, SHA-3। SHA-1 में क्या होता है भाई? ये 160 बिट के एल्गोरिदम का यूज़ करता है भाई। फिर आता है SHA-2, इसमें 256 का एंड 512 एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है, जो कि 64 बिट वर्ड्स का यूज़ करता है। ये 64 बिट्स वर्ड ये इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। आता है भाई SSH का मतलब है सिक्योर शेल। जैसा मैंने पहले भी बताया भाई नेटवर्क स्निफिंग एंड सेशन हाईजैकिंग वाले पार्ट में, कि भाई अगर नेटवर्क में सेशन SSH टनल का यूज़ किया जाए, SSH टनलिंग का यूज़ किया जाए, तो उस डेटा को आसानी से बचाया जा सकता है स्निफ होने से। इसका मतलब क्या है? नॉर्मली जब भी क्या होता है डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो प्लेन टेक्स्ट में कोई भी एनक्रिप्शन के बिना ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन अगर आप SSH टनलिंग का यूज़ करते हो तो भाई उस डेटा को स्निफ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है भाई एक माइक्रोसॉफ्ट यूनिक्स क्लाइंट था, एक यूनिक्स सर्वर था। अब उसके बीच में जो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है वो SSH टनलिंग के थ्रू हुआ है, तो अब बीच में जो स्निफर आ रहा है वो उसको स्निफ नहीं कर सकता है। फिर आता है भाई PKI का मतलब है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए किसी भी डेटा की ऑथेंटिसिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी सबको मैनेज करके चलना है, तो भी उसके लिए यूज़ किया जाता है PKI का। यहाँ पर क्या होता है भाई अलग अलग
इसका मेनली यूज़ क्या है, यूज़ समझ लेते हैं पहले, वरना समझ में नहीं आएगा हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। आप लोगों ने शायद नॉर्टन का नाम सुना हो, नॉर्टन सिक्योरिटी, नॉर्टन सिक्योर्ड, ये सब क्या है भाई, ये यूज़ करते हैं भाई सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र के लिए। मेनली जो आपके ट्रांजैक्शन होते हैं भाई, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, वो सब इस नॉर्टन सिक्योरिटी से सिक्योर्ड रहते हैं, क्योंकि भाई अगर डेटा में या बैंकिंग सिस्टम्स में गड़बड़ी आ गई तो भाई ये पूरा देश बर्बाद हो सकता है। अब उसको वहाँ पे तो ये आप पढ़ लीजिए, अब यहाँ पर समझते हैं इसका यूज़ क्या है भाई, या फिर कैसे किया जाता है भाई। नॉर्मली यूज़र क्या है भाई, वो जाएगा भाई जो रजिस्ट्रार अथॉरिटी है या रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। यहाँ पर यूज़र के पास क्या, यूज़र को ज़रूरत है भाई दो चीज़ों की, पब्लिक की, प्राइवेट की। अब पब्लिक की प्राइवेट की वो रजिस्ट्रेशन पहले कराएगा, वेरिफिकेशन होगा एप्लीकेंट का, फिर उसके बाद क्या होगा भाई, वेरिफिकेशन होने के बाद वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के पास जाएगा, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने दे दी पब्लिक की सर्टिफिकेट, फिर क्या होगा भाई, फिर से जाएगा भाई, वो कहाँ जाएगा, फिर जाएगा शॉप में वो जो भी उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह है उनको वेरीफाई करेगा, या जो भी उसका प्रोडक्ट है या जो भी उसे डेटा वगैरह का यूज़ करना है वो सब वेरीफाई होगा शॉप से, या जहाँ भी उसको एनक्रिप्ट डेटा करना है। फिर भाई यहाँ पर पब्लिक की सर्टिफिकेट जो यहाँ पर मिला था हम लोगों को CA यानी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से, उसका अब यहाँ पर यूज़ होगा। अब इसको भाई वैलिडेशन अथॉरिटी, जिसने यहाँ पे जो एनक्रिप्शन जो सर्टिफिकेट इशूअर था उसका वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। अब इसका यूज़ यहाँ पर होता है नॉर्टन सिक्योरिटी वगैरह में, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा उतना ही अच्छा। ये जो है ये ओवर कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर इतना समझ लीजिए भाई, जो SSL सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, रजिस्ट्रार्स होते हैं, उससे आप SSL सर्टिफिकेशन लेते हैं भाई कि डेटा हमारा सिक्योर रहे, क्योंकि एक बार अगर डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, एंड क्योंकि जो इस टाइप की एनक्रिप्शन है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है बैंकिंग वेबसाइट्स पर या ई-बैंकिंग वेबसाइट, नेट बैंकिंग वेबसाइट्स। फॉर एग्जांपल आपके एक्सिस बैंक, जितनी भी बैंक्स आती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर बैंकिंग वेबसाइट्स पर इन सिक्योरिटीज़ का यूज़ किया जाता है। फिर भाई सर्टिफिकेट दो तरह के होते हैं, एक होता है भाई सेल्फ साइंड और एक होता है साइंड। यानी साइंड जो करती है वो तो ओरिजिनल अथॉरिटी करती है, लेकिन जो सेल्फ साइंड करती है या जो सेल्फ साइंड है वो या खुद के साथ साइन किया जाता है, उसका यूज़ क्या है भाई, वो पब्लिकली साइंड होते हैं। यहाँ पर आप जो साइड में आपको दिख रहे हैं, अब यहाँ पे आपको एक असाइनमेंट देते हैं भाई, इतना आपने मॉड्यूल 19 तक आ चुके हैं भाई, तो आपको ये असाइनमेंट है, इन सबको आप खुद समझिए एंड इसके ऊपर आप कुछ 10 लाइन्स या 20 लाइन्स या एक पेज का जो भी आपको इससे समझ आ रहा है क्या इसका यूज़ है, इसके एप्लीकेशन आप खुद सोचिए, जो भी एप्लीकेशन हो सकती हैं, एंड उसको टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड करिए। एंड टेलीग्राम ग्रुप तो आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके होंगे आई होप। फिर आता है भाई डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी बता चुके हैं क्या यूज़ होता है, अब यहाँ पर उसको देख लेते हैं भाई डिजिटल सिग्नेचर का। यहाँ पर भाई देखिए कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, ये भाई हैश कर दिए गए उसको हैश वैल्यू से। यहाँ पर सेंडर ने प्राइवेट की वगैरह का यूज़ किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसने जैसे भी ट्रांसफ़र करना था, यहाँ पर डेटा पे सील वगैरह लगी, ये तो नॉर्मली हो गया, फिर भी अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे सील वगैरह लग के उसको पूरा डेटा क्लोज वगैरह करके डिलीवर कर दिया जिस भी सर्वर तक या जहाँ तक जाना था। अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पहले जो सील थी वो हटेगी, फिर भाई वेरीफाई किया जाएगा जिस पब्लिक की का यानी कि जिस प्राइवेट की से किया था उससे सेम मैचिंग पब्लिक की का यूज़ किया जाएगा डेटा को वेरीफाई करने के लिए। एंड अगर जो पब्लिक की एंड प्राइवेट की मैच होती तो डेटा जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी वो वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। एंड यहाँ पर कुछ उसके वो भी तरीके भी दिए हैं, इनको आप पढ़िए। फिर आता है भाई SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। इसका यूज़ किया जाता है भाई वेबसाइट के एनक्रिप्शन वगैरह में, सेशन IDs के एनक्रिप्शन में। अगर किसी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट नहीं है या HTTPS नहीं है तो इसका मतलब वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। अगर वहाँ पे आपने कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डाल दी तो वो आसानी से लीक हो सकती है। फिर आता है भाई TLS और SSL लगभग सेम है, लगभग, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहता है इसमें, क्योंकि जो SSL है वो ज़्यादातर RSA एसिमेट्रिक का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो TLS है वो यूज़ करता है RSA एल्गोरिदम को। थोड़ा सा सेम है, बस अलग अलग है। वहाँ पे एसिमेट्रिक था, यहाँ पे सिमेट्रिक है भाई, अंतर इतना सा है। अब यहाँ पर आप साइड में कुछ इसको खुद ही पढ़ सकते हैं भाई। अगर आपको इसमें समझ ना आए तो भाई टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल है, वहाँ पर आपको बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा भाई। अगर आपको कोई चीज़ बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही है, क्योंकि भाई अब आप मॉड्यूल 19-20 पर आ गए हैं, क्योंकि ये जो मॉड्यूल्स हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है उतने, ये सब थ्योरेटिकल हैं। तो इनको अब आप धीरे धीरे खुद अंडरस्टैंड करिए, खुद कोप अप करिए कोर्स के साथ।
क्योंकि भाई अगर हर चीज़ मैं समझाता रहूँगा तो भाई आप एग्ज़ाम तो आपको देना है कि मुझे देना है। अगर मुझे एग्ज़ाम देना है तो भाई मैं तो ऐसे ही डायरेक्ट दे दूंगा जाकर, बट यहाँ पर एग्ज़ाम आपको देना है तो समझना भी आपको होगा। फिर ये कुछ क्रिप्टोग्राफी टूल्स हैं भाई, ओपन SSL, कीज़र, अलग अलग टूल्स हैं। PGP यानी कि प्रिटी गुड प्राइवेसी, ये भाई एक और प्राइवेसी एल्गोरिथम है। एंड क्योंकि भाई प्राइवेसी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसलिए इसको आप समझिए। एंड इस पूरे कोर्स में अभी तक आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला है, तो आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं भाई कि आप प्राइवेसी के ऊपर एक अलग से एक आर्टिकल लिखिए। अगर आपका आर्टिकल हम लोगों को पसंद आता है तो हम लोगों की वेबसाइट पर आपको क्रेडिट्स मिलेगा एंड आपका जो आर्टिकल है वो हम लोग अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे। अब बात करते हैं डिस्क एनक्रिप्शन का। भाई डिस्क एनक्रिप्शन का फ़ायदा क्या है भाई, या कह लीजिए डेटा एनक्रिप्शन भी कह सकते हैं भाई। डिस्क एनक्रिप्शन में ये होता है भाई कि जो भी डिस्क है उसमें अगर कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हैं। अब यहाँ से होगा कि यहाँ से भाई हमारा डेटा सेफ है पहली बात, फिर उस डेटा की प्रोटेक्शन है, सेफ गार्ड वगैरह, वो डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा। एंड वॉल्यूम एनक्रिप्टेड है तो कोई और अगर जैसे किसी तरह से उसको क्रैक भी कर लेता है पासवर्ड को, तो वो डेटा तभी पढ़ा नहीं जा सकता है। फिर कुछ डिस्क एनक्रिप्शन टूल्स है। फिर आता है भी क्रिप्टोग्राफी अटैक। क्रिप्टोग्राफी अटैक अलग अलग तरह से हो सकते हैं। एक यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं, आगे हम लोग इन अटैक्स को समझते हैं। लेकिन अगर जैसे आपको ये अटैक समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई ये सिर्फ थ्योरी वाले अटैक थ्योरी सेक्शन से, इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आता है भाई साइफर टेक्स्ट ओनली। यहाँ पर क्या है भाई, जो भी साइफर टेक्स्ट है उसको जो एनक्रिप्शन की उसको रिकवर करने की ट्राई की जाती है। फिर आता है भाई अडैप्टिव चूज एंड प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पर क्या होता है भाई, पहले से ही जितनी भी एनक्रिप्शन की गई थी प्रीवियस, उन एनक्रिप्शन के बेस पर एक नई एल्गोरिथम एंड की को यूज़ किया जाता है। उससे ट्राई किया जाता है कि जो भी डेटा वगैरह एनक्रिप्ट किया है उसको डिक्रिप्ट किया जाए। फिर आता है भाई चूज एंड प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पर क्या होता है, जो भी अटैकर होता है या जो भी अटैकर है वो अपना एक प्लेन टेक्स्ट एल्गोरिथम का यूज़ करता है एंड उस डेटा को वापस साइफर टेक्स्ट में या फिर कह लीजिए प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। फिर आता है भाई नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड क्रैक किया, माई नेम इज मंत्र श्रीवास्तव। आपको ये पता है कि मेरे जो पूरा मैंने लिखा है माई नेम इज मंत्र श्रीवास्तव, आपको ये पता चल गया कि लास्ट में मैंने अपना नाम लिखा है मंत्र श्रीवास्तव। अब आप बाकी की एल्गोरिथम या थोड़ा सा आप मैथमेटिकल में दिमाग लगाकर आप ये इसको क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि भाई आपको आधे से ज़्यादा वर्ड पता है या फिर थोड़ी नॉलेज तो है भाई कि क्या टेक्स्ट को कन्वर्ट किया गया है। फिर आता है भाई चूजन साइफर। चूजन साइफर का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर अटैकर जो है वो क्या करता है भाई, जो प्लेन टेक्स्ट से कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिबरी सेट्स हैं उसको पहले से गेन कर लेता है भाई एंड उसको क्रैक करने की ट्राई करता है। इसको अगर आपको समझ में ना आया कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसका यूज़ होना बंद हो गया ऑलमोस्ट। फिर आता है भाई रबर रोज अटैक। ये तो एकदम नॉर्मल है भाई। रबर रोज अटैक मतलब सोशल इंजीनियरिंग, क्रिप्टोग्राफी, टॉर्चर या किसी और तरह से यानी कि फॉर एग्जांपल किसी ने उसको डिकोड किया है पासवर्ड लगा के, आप उसी बंदे को पकड़ ले, उस पर टॉर्चर करके आपने उससे पासवर्ड पता कर लिया भाई। फिर आता है चूजन की। यहाँ पे भाई जो जनरल चूजन की नॉर्मली आपकी जो जनरल एल्गोरिथम्स हैं उनके थ्रू होता है भाई। फिर आता है टाइमिंग अटैक। अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई किस इन्फॉर्मेशन के किस सेट को चेंज करने में कितना टाइम लग रहा है, तो हो सकता है भाई उससे मैचिंग इन्फॉर्मेशन या उससे मैचिंग एल्गोरिथम से आप उसको क्रैक कर पाएँ। फिर आता है कोड ब्रेकिंग मेथोडोलॉजी। कोड ब्रेकिंग मेथोडोलॉजी में 4 मेथोडोलॉजी हैं। इन सब मेथड आगे अच्छा दिया ही नहीं आएगी, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं भाई। ट्रिकरी, यहाँ पे क्या होता है भाई, सोशल इंजीनियरिंग अटैक का यूज़ किया जाता है क्रिप्टोग्राफी की इसको। फिर आता है ब्रूट फोर्सिंग। ब्रूट फोर्सिंग के बारे में ऑलरेडी आप इतना जान चुके हैं भाई, किसी भी भाई एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है, या कह लीजिए हर तरह के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं उनका यूज़ किया जाता है भाई क्रिप्टोग्राफी कीज़ को तोड़ने के लिए। फिर आता है भाई वन टाइम पैड। वन टाइम पैड में क्या है भाई, जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स और कीज़ हैं उन सबको रैंडमली चूज़ किया जाता है एंड उससे एक ऐसी एल्गोरिथम बनाई जाती है जो शायद वर्क करे, बट ये एक बार में परफेक्ट नहीं होती है। फिर आता है फ्रीक्वेंसी एनालाइजिंग। भाई यहाँ पे क्या है, जो डेटा या जो एक सेट ऑफ डेटा है उसको बार बार चेक किया जाता है भाई क्या क्या चीज़ बार बार कॉमन आ रही है एंड उससे उसको एनालाइज करके ब्रेक किया जाता है। फिर वही ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता है। फिर यहाँ पर कुछ और भी ब्रूट फोर्स के बारे में दिया है, इतना आप पढ़िए अब। फिर आता है मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक में यहाँ पर जो एनक्रिप्शन है वही जो देखिए यहाँ पर एनक्रिप्शन 3 फेज में हो रही है। पहला भी प्लेन टेक्स्ट, फिर दूसरा इंटरमीडिएट साइफर टेक्स्ट, फिर आता है आपका लास्ट में जो साइफर टेक्स्ट निकल कर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जॉन 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 तीनों को डिक्रिप्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पर इसको क्रैक करने के लिए भाई अगर हम लोग बीच का टेक्स्ट मिल जाए ना इंटरमीडिएट टेक्स्ट, तो उसको आसानी से डिकोड किया जा सकता है। फिर आता है साइड चैनल अटैक। साइड चैनल अटैक नॉर्मली अब नहीं होता, क्योंकि भाई जो अब क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम्स का यूज़ किया जाता है वो सब किया जाता है डिजिटल एल्गोरिथम का। यह उस टाइम बेटर था जब फिजिकली किसी चीज़ का यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पर क्या होता था, जो पहले एल्गोरिथम्स बनती थी क्रिप्टोग्राफी के लिए वो सब होती थी भाई
टेक्नोलॉजी बेस्ड। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा भाई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स, इनसे जो बेड, शायद आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा हो एनिग्मा मशीन का, जो कि भाई एनक्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाता था नाजीज़ के टाइम, नाजीज़ गवर्नमेंट यानी कि भाई एडोल्फ हिटलर के टाइम पर। वैसे एल्गोरिथम को यहाँ पर क्रैक किया जा सकता था एंड ये बहुत सिंपल है, इसको आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। अब यहाँ पे साइड चैनल का सिनेरियो दिया है, केस स्टडी दिया है, अब आप इस केस स्टडी को समझिए।